गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा लास्ट क्लास जो मॉडल वर्क का हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया था जो कि आपके सामने भी लिखा हुआ है कि दीज स्टूडेंट्स में एक्सेस टू द लाइब्रेरी सिंस दे जॉइंड दिस कॉलेज। मैंने बोला था आप लोगों से कि इसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है और एक आपको हिंट भी दिया गया था इस सेंटेंस में। हिंट जो था सबसे इंपॉर्टेंट दैट वाज सिंस, कि आपको यहाँ पर जो हेल्प मिल सकती है वो सिंस से मिल सकती है। और आपसे बोला गया था कि जो मैंने आप लोगों को एडवर्ब में सिंस पढ़ाया था, अगर आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये आई होप कि आपको इसमें एरर दिख जाता है कि एरर कहाँ पर करना है, क्या करेक्शन क्या होना था वो बाद की बात है, लेकिन इतना जरूर पता चल जाता कि इसमें एरर है तो है कहाँ पर। तो अब अगर आप लोगों को ध्यान है, समझ में आई होगी आप लोगों को बात, और आपने सिंस को रिवाइज किया होगा तो इतना हम सभी लोग जानते हैं कि सिंस के बाद जो क्लोज लिखा होता है ये टाइम क्लोज होता है, कि सिंस जो कंजंक्शन होता है वो हमारा टाइम का कंजंक्शन होता है। सिंस के बाद हम लोग टाइम लिखते हैं और इतना सभी आप लोग जानते हैं कि सिंस के बाद जो टाइम लिखा होता है ये आपका हमेशा पास्ट का होता है। ध्यान आया बेटा कुछ, कि सिंस के बाद जो टाइम होता है वो पास्ट का होता है, टाइम फ्यूचर का हो जाता है तो वी यूज फ्रॉम इन प्लेस ऑफ सिंस, कि सिंस के बाद लिखा हुआ टाइम पास्ट का होता है। अब रही बात सिंस से पहले वाले की, तो बेटा इसके लिए मैंने आपको एक आइडियल कंडीशन पढ़ाया था जब सिंस पढ़ा था हम लोगों ने, और वो आइडियल कंडीशन ये था कि अगर हम लोग सिंस का यूज करते हैं और सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिलता है, अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ मिलता है बेटा, तो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि सर सिंस के पहले जो टेंस होता है वो होता है हमारा कौन सा होता है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि सिंस के बाद अगर हमने पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग लिखते हैं। इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूं क्योंकि बेटा ये मैंने आप लोगों को आपके ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। अब चूंकि यहां पर सिंस का यूज हुआ है, सिंस के बाद तो सर यहां पर पास्ट इंडेफिनिट साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है, तो अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आया है तो सिंस के पहले क्या आता है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। अब समझना हम लोगों को यह है कि सर ये जो मे मॉडल वर्ब है ये तो प्रेजेंट का है, तो फिर इसको परफेक्ट में कन्वर्ट कैसे करें, कि मे को अगर प्रेजेंट परफेक्ट में या मे को अगर किसी दूसरे टेंस में चेंज करना पड़ जाए पास्ट के अलावा, क्योंकि पास्ट में तो हम मे का माइंड कर लेते हैं, कि मे को अगर पास्ट के अलावा किसी दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना पड़े तो फिर हम लोग उस मे के स्थान पर क्या लिखेंगे। अब अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, तो बेटा जब हम लोगों ने मॉडल वर्ब पढ़ा था तो मॉडल वर्ब के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कैन को। आप लिंक यहां से करना चीज को, हम लोग कौन सा मॉडल वर्ब पढ़ रहे थे बेटा, कैन। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो हमने मॉडल वर्ब पढ़ा था वो हमारा कैन था। तो कैन जब पढ़ रहे थे तो कैन में हम लोगों की बात ये हुई थी कि सर कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए करते थे। किसके लिए बेटा, कैन का यूज होता था प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए। अच्छा, अगर एबिलिटी पास्ट की होती थी तो किसका यूज कर रहे थे हम लोग, वुड का यूज कर लेते थे उसकी जगह पर, कैन की जगह पर। अच्छा, और अगर एबिलिटी बेटा फ्यूचर की होती थी, अगर हम लोग फ्यूचर की एबिलिटी लिखते थे तो कैन या कुड की जगह पर हम लोग लिख रहे थे विल या शैल बी प्लस एबल टू। ये आपके फ्यूचर की, देखो मैं पहले बोल चुका हूं बेटा, अगर आप लोग रेगुलरली क्लास ले रहे हो, मतलब रेगुलरली मतलब तो वीडियोस अपलोड करी जा रही है, अगर आप उनको रेगुलर देखते हुए आ रहे हो तो ये सारी बातें आपको ध्यान होंगी। ये मॉडल का सेकंड लेक्चर था हम लोगों का कि कैन का यूज प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए होता है, कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी के लिए होता है। अगर एबिलिटी आपकी फ्यूचर की हो जाती है तो कैन या कुड की जगह पर विल या शैल बी एबल टू का यूज हम लोग कर रहे थे। मतलब बात का ये था कि सर ये विल या शैल जो था ये किसको इंडिकेट कर रहा था बेटा, ये तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा था, और ये जो बी एबल टू है ये किसको इंडिकेट कर रहा था भैया, एबिलिटी को। कि विल या शैल जो इंडिकेट करता है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, और बी एबल टू जो था ये आपकी एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा था। सेम वैसी ही कहानी कुछ बेटा मे में है। सर मे का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, बोलो बेटा फटाफट, परमिशन के लिए। तो मे का यूज तो हो गया सर प्रेजेंट की परमिशन के लिए, ठीक। माइट का यूज किसके लिए हो जाएगा बेटा, सेम वैसे ही पास्ट की परमिशन के लिए। और सर अगर परमिशन हो जाए किसकी, फ्यूचर की, अगर परमिशन आपको कोई फ्यूचर में बतानी है कि भाई उसको अलाउ कर दिया जाएगा, उसको परमिशन दे दी जाएगी, तो उसके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं विल या शैल
बी अलाउड टू, विल या शैल बी अलाउड टू। इससे होता क्या है कि सर ये विल या शैल जो है किसको इंडिकेट करेगा भैया, हमारे ये तो फ्यूचर को इंडिकेट कर देगा। और ये जो यहाँ पर ये बी अलाउड टू लिखा हुआ है ना सर, ये बी अलाउड टू इंडिकेट करता है किसको, परमिशन। ये बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये बी एबल टू एबिलिटी को इंडिकेट करता है, वैसे ही बी अलाउड टू इंडिकेट करता है परमिशन को। अलाउ का मतलब ही परमिशन देना होता है, किसी को कुछ काम करने के लिए अनुमति दे देना, अलाउ कर देना। तो बी अलाउड टू सर परमिशन को इंडिकेट करता है, सेम वैसे ही जैसे कि बी एबल टू इंडिकेट करता है आपकी एबिलिटी को। मतलब बात का ये हुआ, अगर आप समझ पा रहे होंगे बात को, तो कि सर जिस तरीके से हम लोग कैन बराबर बी एबल टू समझते हैं, ध्यान आया कुछ, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैन बराबर जिस तरीके से बी एबल टू होता है, और ध्यान अगर आप लोगों को हो तो बताया गया था कि कैन प्लस एबल टू सुपरफ्लूअस बनते हैं क्योंकि दोनों बराबर थे। सेम वैसे ही मे इज इक्वल्स टू होता है सर किसके, बी अलाउड टू के। कैन अगर क्या बोलते हैं योग्यता के लिए आया, एबिलिटी के लिए आया, तो कैन इक्वल किसके बन जाएगा, बी एबल टू के। मे परमिशन के लिए आता है तो मे किसके इक्वल बन जाएगा सर, बी अलाउड टू के। अब समझते हैं बात को, सिंस का यूज हुआ था भैया, तो सिंस के पहले यहां पर हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी हम सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी क्या होती है भैया, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो होती है बेटा, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इस चीज से हमें हिंट क्या मिल सकता है वो भी समझते हैं। देखो दीज स्टूडेंट, पहले तो आप यहां से मैं तो हटाई दो बिल्कुल, दीज स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ तो सर हैज की तो कहानी खत्म हो गई, तो हैज की जगह पर तो वी विल यूज हैव, तो यहां तो आ जाएगा आपका हैव। एक बात, दूसरी बात ये कि सर हैव के बाद हमें लिखा था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बेटा जब वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात आएगी तो सर बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म बी होता है, सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, और थर्ड फॉर्म कौन सा होता है सर, बीन। तो आप यहां पर लिखेंगे हैव बीन अलाउड टू एक्सेस द लाइब्रेरी, कि these students have been allowed to access the library since they joined this college। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, जब यूज सिंस का हुआ था तो सिंस के हम लोगों ने के पास एक आइडियल कंडीशन होती है कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो सिंस के पहले हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पढ़ाया गया तब भी बताया था कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाता है तो सिंस के पहले होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, अगर पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो सर यहाँ पर तो मे था, मे को प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, तो बेटा हिंट हम लोगों को मिला यहाँ से कि जिस तरीके से कैन हमारा बी एबल टू के इक्वल होता है, सेम वैसे ही मे हमारा इक्वल होता है बी अलाउड टू के। जिस तरीके से कैन और एबल टू एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, सुपरफ्लुअस बन जाते हैं, सेम वैसे ही मे और अलाउड टू भी कभी एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, वो भी आपके सुपरफ्लुअस ही बन जाते हैं। तो सर जब मे बी अलाउड टू के इक्वल बना तो यहां से हमें हिंट मिल गया कि भैया यहां से आप मे को सब्स्टिट्यूट, मे को हटाइए, यहां से मे की जगह पर हैव बीन अलाउड टू लिख दो। उससे होगा क्या कि सर मीनिंग, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर मीनिंग तो चेंज नहीं होने वाला, तो बेटा मीनिंग का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो मीनिंग मे कन्वे करेगा वो मीनिंग तो आपको इसने कन्वे कर दिया सॉरी, बीन अलाउड टू ने। रही बात प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हो गया हैव बीन, तो इट वाज योर करेक्ट आंसर कि सर यहां से मे हटेगा, मे की जगह पर लिखा जाएगा हैव बीन अलाउड टू। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एक तो हो गई है ठीक कि मे बी अलाउड टू के इक्वल होता है। अभी हालांकि आगे दोनों में डिफरेंस पढ़ लेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और एक बात ये बेटा जो आप लोग पहले से जानते थे, इन दो बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक सर। चलिए इसमें से नोट कीजिए जो नोट करना है, फिर आगे बात करते हैं। चलो बेटा अब आता है आपके सेकंड क्वेश्चन पर कि बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि इन माई ओपिनियन टर्मिनली
ill, in my opinion terminally ill can die with dignity. इन माई ओपिनियन, ये बेटा सेंटेंस आपका, इन माई ओपिनियन टर्मिनली इल कैन डाई विद डिग्निटी। लगाइए सेंस बेटा, क्या हो सकता है इसी जगह। चलो देखो सुनो, यहां पर बात हो रही है बेटा इन माई ओपिनियन की, मेरे अनुसार। अब एक बात सुनो, अगर इन माई ओपिनियन की बात हो रही है तो मैं कि स्पीकर का अपना कोई ओपिनियन है, अपना कोई विचार है, तो उसके अनुसार ये क्या होगा, कोई ना कोई सजेशन होगा। अगर हम बोलते हो कि मेरे अनुसार आपको ये काम ऐसे करना है, या मेरे अनुसार आपको वहां जाना है, या मेरे अनुसार आपको ये काम करना चाहिए, या मेरे अनुसार आपको वहां जाना चाहिए, तो अगर बेटा इन माई ओपिनियन अगर आप कह रहे हो मेरे अनुसार, तो इतनी बात तो ऑब्वियस है, इतनी बात तो क्लियर है बिल्कुल कि सर बात किसी ना किसी सजेशन की हो रही होगी। बेटा ये बात ध्यान रखना, इन माई ओपिनियन, जब ओपिनियन वर्ड आप लोग यूज करते हो तो वो किसी ना किसी का क्या बन जाएगा, सजेशन बन जाएगा। और ये बहुत बेसिक सी बात है कि सजेशन का जो मॉडल वर्ब होता है, सजेशन का, सुझाव का जो हम लोग मॉडल वर्ब यूज करते हैं, आप कई बच्चे समझ चुके होंगे मैं कौन से मॉडल वर्ब की बात कर रहा हूं। वो मॉडल वर्ब सर कैन तो नहीं होता कभी, वो मॉडल वर्ब होता है हमारा, नीचे लिखो बेटा, शुड। सभी जानते हैं कि आप इसको सजेस्ट करते हो, सुझाव देते हो, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यू शुड वर्क हार्ड। सीधी सी बात है कि सजेशन अगर देना है, सुझाव अगर देना है, तो बेटा सजेशन का जो मॉडल वर्ब होता है दैट इज शुड। एक बात तो हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर अगर आप यहां पर शुड लगा रहे हैं ना, तो ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा वो ध्यान समझने की कोशिश करना। इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार या मेरे विचार से, टर्मिनली इल बेटा ऐसे लोगों को कहा जाता है या ऐसे बीमार लोगों को कहा जाता है जिनकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ऐसी बीमारी है या किसी ऐसी बीमारी से वो पीड़ित है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसको डेथ ही होनी है उस बीमारी के बाद, उसके उस बीमारी को सही नहीं किया जा सकता, तो उन लोगों को कहते हैं बेटा टर्मिनली इल। पहली बात। दूसरी, अच्छा इसको हम लोग एक बात, इसको एक लिए वर्ड आता है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का बेटा हिंदी में नहीं होता है इच्छा मृत्यु। यूथेनेसिया वर्ड है जिसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। तो अब बात पहले मीनिंग समझ लीजिए कि मेरे अनुसार टर्मिनली इल लोगों को सम्मान के साथ, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं किया जा सकता, उनको सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। अब सीधी सी बात यह है कि मर जाना चाहिए, तो ये तो सर इलॉजिकल बात हो गई, बिल्कुल वाहियात है कि ये तो मीनिंगलेस बात हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा जरूर कह सकते हैं कि जो टर्मिनली इल लोग हैं जिनकी बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, उन लोगों को सम्मान के साथ मरने देना चाहिए, कि जब उनका मन करे वो तब अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु मतलब मर सकते हैं, ताकि खुद भी परेशान ना हो, खुद भी पेन ज्यादा दर्द वगैरह महसूस ना हो और दूसरे परेशान ना हो। कि जो लोग टर्मिनली इल हैं उनको सम्मान के साथ मरने देना चाहिए। अब मरने देना चाहिए, इसी सेंस को पकड़ो बेटा आप लोग, मरने देना चाहिए, तो चाहिए है तो सुझाव तो पक्का हो गया, सुझाव हो गया तो सुझाव के लिए शुड तो लगा दिया, लेकिन मरने देना चाहिए। आप ये भी तो कह रहे हो ना कि उनको इस चीज की परमिशन मिलनी चाहिए। बोलो फटाफट से। अगर कोई व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ है, मतलब बेड पर पीड़ित है कि भैया टर्मिनली इल है, आप कह रहे हो कि भाई इस व्यक्ति को इसकी इच्छा के अनुसार मतलब मरने देना चाहिए, तो मरना चाहिए, तो मरना चाहिए तो सर वो तो हो गया आपका सुझाव, लेकिन मरने देना चाहिए तो सुझाव, सजेशन प्लस इस सेंटेंस में आप कहना चाह रहे हो सजेशन तो है ही है, मरने देना चाहिए, सजेशन प्लस परमिशन भी तो है, मरने देने की उनको अनुमति भी तो हो। ऐसा तो कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को नहीं मरने देगा, कि कोई भी नहीं मार सकता उसको कि भैया मेरे ऊपर केस हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो गवर्नमेंट ही कोई वहां से उनको परमिशन दे दे कि हाँ भाई जो लोग ये टर्मिनली इल हैं उनके पास यूथेनेसिया का राइट है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो सर बात तो परमिशन की भी हो रही है। अब मजेदार बात बेटा ये है
कि सजेशन के लिए जो मॉडल वर्ब है वो तो हो गया हमारा शुड, और परमिशन के लिए जो मॉडल वर्ब है वो हो गया हमारा मे। तो या तो आप ये कहिए शुड प्लस में। अच्छा, अब अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं तो जरा फटाफट आंसर करना। अगर मैं ये कह सकता हूं क्या, बोलो फटाफट से, ही कैन मे गो, या क्या मैं ये कह सकता हूं ही शुड मे गो? बोलो बेटा फटाफट से। जो लोग सेंस लगा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं बेटा, वो जानते हैं कि सर दोनों ही सेंटेंस गलत है, और गलत होने का सीधा सिंपल सा रीजन है कि सर दो मॉडल वर्ब सेंटेंस में कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकते। अब सेंटेंस में सर सजेशन भी है, परमिशन भी है। सजेशन के लिए शुड आपने लगा रखा है, परमिशन के लिए आप मे वहां पर लगा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि दो मॉडल वर्ब एक साथ आते नहीं है। तो भैया अगर मे नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे अगर मे नहीं लगाएंगे तो? बेटा बोलो फटाफट, अभी लिखा था ना कुछ, सारा आंसर हो जाएगा आपका ये लगाइए, शुड बी अलाउड टू। हुआ क्या? देखो दोबारा सुन लो। मेरे अनुसार जब ओपिनियन की बात आई तो बात हुई सजेशन की। सजेशन की बात हुई तो सजेशन का मॉडल वर्ब कैन नहीं होता है। सभी लोग जानते हैं कि सजेशन चाहिए को बोलते हैं, और चाहिए को इंग्लिश में शुड से एक्सप्रेस किया जाता है। तो कैन की कहानी खत्म होगी, वहां पर तो आ गया आपका शुड, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब सेंटेंस का मीनिंग हम लोगों ने समझने की कोशिश की तो सेंटेंस में सजेशन प्लस परमिशन दोनों थे। सजेशन प्लस परमिशन दोनों होने का मतलब ये हुआ कि सजेशन के लिए शुड हमने लगा दिया था, लेकिन परमिशन के लिए बारी आई मे को लगाने की। तो हमने ये जाना कि सर मे और शुड मतलब दो मॉडल वर्ब सेंटेंस में कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं। अब अगर ये दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते तो फिर सर करे तो करे क्या? या तो यहां से इस मीनिंग को ही हटाओ, परमिशन वाले मीनिंग को ही हटाओ। लेकिन अगर परमिशन वाले मीनिंग को हटाता हूं तो भैया सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल इलॉजिकल बन रहा था, तो मे को भी नहीं हटा पाया मैं। तो मैंने क्या करा, मे का सब्सटीट्यूट जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, बी अलाउड टू, वो लगा दिया। ना दो मॉडल वर्ब एक साथ आए हैं, ना सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ है, जो चाहिए था बिल्कुल सेंटेंस आपका उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी दोस्तों, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। एक्चुअल में जो मैं ये ऑनलाइन वीडियोस लेकर आया था, शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट में ऑनलाइन वीडियोस का मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, तो बेटा वो मैंने सोचा था बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, कि मैं बहुत कम समय के लिए, शुरुआत में 1 या 1.5 महीने की बात हुई थी लॉकडाउन की, तो मैंने सोचा था कि 1 या 1.5 महीने ही मुझे पढ़ाना है ऑनलाइन, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ऑनलाइन। जैसे कि मैं आप लोगों से क्लासेज में बोलता हूँ कि भैया मुझसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे पता नहीं फील नहीं आता, जो भी है बहरहाल इस तरीके से पढ़ाने मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। अब इसीलिए मैं वीडियोस भी बहुत कम कम डाल रहा था कि मुझे खुद ही मन नहीं करता ऑनलाइन पढ़ाने का इस वजह से। लेकिन कल और आज मेरे सुबह से मेरे पास बच्चों को बहुत फोन आए कि सर लॉकडाउन बढ़ चुका है, जितना हो सके कम से कम उतना तो कीजिए, कुछ तो वीडियोस अपलोड कीजिए। तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के कहने से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं सीरियसली एक बात बोल रहा हूँ, मेरा इस तरीके से पढ़ाने में फ्लो नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अपनी रेगुलरिटी बनाए रखूँ। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर ले रहा था आपकी में, कि थर्सडे को भी बिना ऑफ किए आप क्लासेस पढ़ाई है, मैंने जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन मुझे जानते हैं कि थर्सडे को भी मैंने कंप्लीट ऑफ नहीं किया था कभी भी, मैं थर्सडे को भी क्लास लेता था। तो वैसे ही रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर भी, अगर हो सका मुझसे तो, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। एक बात। दूसरी बात ये कि एक बच्चे ने मुझसे ये भी कहा था कि सर ये जो क्वेश्चंस आप उसमें पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हैं, ये अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो भैया एक बात सीधी सी है, अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, अगर मैं थोड़ा अपना टाइम दे रहा हूँ, आप लोग भी टाइम दे रहे हो, तो ऑनलाइन का मतलब है बटर। ऑनलाइन में जो सबसे बेहतर क्वेश्चंस मेरे पास हैं, जो मैं सबसे अच्छा वहीं से कुछ कलेक्ट कर पा रहा हूँ या कर चुका हूँ, वही मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। इन क्वेश्चंस का लेवल जो है वो वाकई में बहुत अच्छा है। तो थोड़ा एफर्ट आपको भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा कि सर हम भी कोशिश करते हैं समझने की, आप कोशिश करिए समझाने की। हाँ, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि जो ये क्लासेस के बीच का डिस्टेंस रह जाता है कि सर एक वीडियो आपने 2 दिन पहले अपलोड करी थी, एक आज आपने आज अपलोड कर दिया, भरोसा भी नहीं कि आप अगली वीडियो कब अपलोड करोगे, जो सही बात है। तो बेटा उन बच्चों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अब जो वीडियोज आए वो थोड़ा रेगुलर ही आए, ठीक है। और जो रेगुलर नहीं आ रही थी मैंने उसका रीजन आप लोगों को बता दिया है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने परसों न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैंने तो उसमें दे रखा था कि भैया कि कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह जो 15 अगस्त से खुलेंगे, तो 15 अगस्त भी बहुत लंबा टाइम है, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त कम 2.5 महीने हैं अभी। तो मैं तब तक कोशिश करूंगा कि वीडियोस आपको रेगुलर मिले, ठीक है। चलिए खैर, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन बेटा, इसको नोट कर लेना जो इसमें से नोट करना हो, फिर आता है अगले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलो बेटा, अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
6 होगा, 6 7 कि द पियानो was allowed to be played by sir। ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि द पियानो वाज अलाउड टू बी प्लेड बाय सर। लगाइए सेंस जरा फटाफट से, क्या कर हो सकता है। चलो अब एक बात समझना, ये जो सेंटेंस है बेटा, ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, ध्यान से देखिए। वॉज बी फैमिली का मेंबर है, अलाउड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस हो गया सर आपका पैसिव। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस में, ध्यान सुनना मेरी बात को, पैसिव वॉइस में जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वही वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि रोहन रोट अ लेटर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है बेटा, रोहन रोट अ लेटर एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट। अब आप फिर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना बेटा, तो पैसिव में बनेगा अ लेटर वॉज रिटन बाय सर। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब का सब्जेक्ट है अ लेटर, पैसिव वॉइस में जो वर्ब का सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, अगर ये बात आप समझ रहे हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो अब इस सेंटेंस को समझो कि द पियानो वाज अलाउड। सिर्फ आप पहले इतने को ही देख लो कि द पियानो वाज अलाउड। तो अब एक बात समझना, अगर मैं इसका एक्टिव बनाऊं तो इस अलाउड का सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो। चलो दे लिख लेते हैं। अगर एक्टिव बनेगा तो बेटा बी फैमिली तो खत्म हो जाएगा, वॉज तो खत्म हो जाएगा, अलाउड आ जाएगा सीधा सीधा से। दे अलाउड, जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बनेगा द पियानो। आप यहां पर सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, देगा कंपल्सरी नहीं, समवन, यू, वी, ही, सी, कुछ भी जो मन में आए। तो दे अलाउड द पियानो। अब मुझे सेंस लगाइए और बताइए इस अलाउ का ऑब्जेक्ट क्या कभी पियानो बन सकता है? आप अच्छा ये सेम ना वही कॉन्सेप्ट का दिमाग लगा पा रहे होगे तो कि द ट्रेन is able to run at 80 mph। ये ध्यान होगा आपको, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कैन पढ़ाते समय। द ट्रेन इज एबल टू रन एट 80 mph की ट्रेन 80 मील पर आवर, 80 मील प्रति घंटा दौड़ने में सक्षम है। तो सर बात ये हुई थी कि ट्रेन जो है नॉन लिविंग थिंग है और एबिलिटी लिविंग बीइंग की लिविंग बीइंग को इंडिकेट कर रहा था, तो हम यहाँ पर कैन का यूज कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो। सेम वैसे कुछ कहानी यहाँ पर है कि सर अलाउ जो किया जाता है ना वो किसी पर्सन को किया जाता है, आप थिंग को कभी अलाउ नहीं कर सकते। अगर मैं अलाउ करूंगा तो क्या मैं इस पेन को अलाउ कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने इस पेन को अलाउ कर दिया लिखने के लिए? नहीं, मैं किसी लिविंग बीइंग को, किसी पर्सन को अलाउ कर सकता हूँ कुछ काम करने के लिए, सीधी सी बात है। तो सर पियानो को अलाउ नहीं किया जा सकता, मतलब दे अलाउड द पियानो, ये तो गलत हो गया, एक्टिव ही गलत है। तो अब अगर एक्टिव गलत तो सर पैसिव तो सीधे सीधे से गलत हो गया, क्यों ऑब्जेक्ट ही है, पैसिव में वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है एक्टिव का, तो बात गलत हो गई सर। अब अगर ये गलत हो गया तो इसको सही कैसे करना है? तो बेटा इस सेंटेंस को ना सही करने के लिए आपको बहुत से तरीके हैं आपके पास, जैसे कि सबसे पहला जो और सिंपल तरीका है, आप ऐसे कहिए सरल वॉज अलाउड। अब बताओ अलाउ सरल को तो किया जा सकता है ना, सरल वॉज अलाउड क्या करने के लिए? टू प्ले, क्या प्ले करने के लिए? द पियानो। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं ध्यान से वो जानते हैं सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल करेक्ट मीनिंग देगा।
इसरन वॉज अलाउड टू प्ले द पियानो। इन नट से अगर आप लोग सेंस लगा पाएंगे तो बेटा वॉज मतलब बात का ये हुआ कि बी अलाउड टू से पहले आप कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग को नहीं लिख सकते हैं। ये तो है रटने वाली बात कि बी अलाउड टू के पहले आप कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग को नहीं लिख पाएंगे। एरर मिल जाएगा, आप लोग करेक्शन कर लेंगे आप लोग यहां से, लेकिन क्यों नहीं लिख सकते हैं उसका रीजन है क्योंकि बी अलाउड टू का मतलब हो जाएगा पैसिव। ठीक, बी अलाउड टू, और पैसिव का होने का मतलब हो जाएगा सर कि इसके पहले कोई ना कोई लिविंग बीइंग होना चाहिए। अलाउ किसी लिविंग बीइंग को किया जाता है, किसी नॉन लिविंग बीइंग को हम लोग कभी भी अलाउ नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना बेटा, बी अलाउड टू अगर पैसिव को इंडिकेट कर रहा है, अगर पैसिव वॉइस को इंडिकेट करेगा तो इसके पहले कभी भी नॉन लिविंग थिंग का यूज नहीं होता है। नॉन लिविंग की जगह पर आपको लिविंग ही लेकर आना पड़ेगा, या सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक सर, चलिए बेटा आज के लिए ध्यान देते हैं। आपके 3 क्वेश्चन हो गए आज के। अब जो मैंने आप लोगों से बोला था वीडियोस के लिए कि वीडियो में कोशिश करूंगा रेगुलर लेकर आने की, तो थोड़ा मैं एफर्ट करूंगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोल दिया बस काम खत्म, लेकिन बोल रहा है तो एफर्ट करूंगा जरूर, और हो सकता है जितना कोशिश मुझसे हो पाएगा कि मैं अपनी वीडियो आगे से डेली ही अपलोड करूं। ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअल में वीडियोस अपलोड करने के मूड में था भी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में आ चुका था कि कोचिंग खुलने वाली है। तो मैं सोचा कोचिंग खुलने वाली है तो ऑफलाइन ही पढ़ा दूंगा जो मटेरियल मैंने इकट्ठा करा हुआ है। अब जैसे ही पता चला कि भैया 2-2.5 महीने और हैं, तो उसके लिए मैंने चलो पढ़ाई लेते हैं फिर। तो बेटा मैं कोशिश करूंगा जरूर कि मैं वीडियो अपनी डेली ही अपलोड करूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए तैयारी देते हैं। थैंक यू।